नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह और मैं आज आपको एक ऐसे कलाकार की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, हमारे समाज में एक जाति हुआ करती है नट। और नट जाति के जो लोग होते हैं एक बहुत बड़े कलाकार होते हैं। वो अपनी कला दिखा करके ही अपना पेट भरते हैं, अपने घर का खर्च चला लेते हैं। और मैं इस जाति के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो शरीर होता है वो अद्भुत चपलता, फुर्ती और यूं कहें कि कई कलाबाजियां खाने में माहिर होता है। और पहले नट जाति के लोग गांव-गांव जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और गांव वाले खुश होकर के उनको कुछ पैसे दिया करते थे। इनसे ही अपना घर चला लेते थे। ऐसा ही एक कलाकार था सुभाष, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। और वो लड़का इतना माहिर था अपनी कला में कि उसकी कला को देखकर बहुत सारे लोग खुश होते थे और खूब पैसा मिलता था। लेकिन उसकी जो शारीरिक बनावट थी वो बड़ा ही अद्भुत थी। गठीला शरीर था, चुस्ती फुर्ती गजब की थी। तो शौकिया तौर पर कई कबार वो जो कुश्ती के आयोजन होते हैं उनको देखने जाया करता था। और एक बार वो उसका मन किया कि मैं भी ये कुश्ती लड़ूं। तो वो गया और उसने कुश्ती लड़ी और वो कुश्ती जीत गया। और उससे जो कुछ पैसे मिले उसका वो जेब खर्च हो गया। तो इसी तरह से वो अपना जेब खर्च चलाने के लिए कभी कभार आसपास जो कुश्ती के आयोजन होते थे वहाँ पर वो चला जाया करता था। हालांकि उसके घर वाले मना करते थे कि भाई तू कुश्ती मत लड़ा कर, तेरे पास एक बहुत बड़ी कला है और उसी कला को और आगे बढ़ा तो ये कला तुझे बहुत ऊपर ले जाएगी, नाम देगी और रोजी रोटी भी देगी। हालांकि वो अपनी कला में काफ़ी माहिर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको कुश्ती लड़ने का शौक़ लग गया था। फिर भी घर वालों ने सोचा अगर ये कभी कभार जाता है, बच्चा है, तो जाने दो। तो एक बार क्या हुआ, एक कस्बा है उसके गांव से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक कुश्ती का बड़ा आयोजन होना था। तो सुबह सुबह सुभाष अपने घर से निकला। दरवाजे पर उसके पिताजी बैठे हुए थे। उसने अपने पिताजी के पैर छुए और बोला, बाबूजी आज मैं कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कुश्ती जीत जाऊँ। उसके बाबूजी जानते थे कि इसको हराने वाला कोई नहीं है और ये कुश्ती जीत ही जाएगा, काफ़ी विश्वास था। तो उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम कुश्ती ज़रूर जीतोगे, लेकिन कुश्ती लड़ने जा रहे हो शहर में तो एक काम मेरा कर देना। तो उसने कहा, बोलो बाबूजी। तो उसके बाबूजी ने बोला, बेटा कई दिनों से तम्बाकू ख़त्म हो गई है और मैं हुक्का नहीं पी पा रहा हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। अगर कुश्ती जीत जाओ तो 5 रुपए की तम्बाकू लेके आना। सुभाष ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं ज़रूर ले आऊँगा। सुभाष अपने घर से कुश्ती लड़ने के लिए निकला। 4 किलोमीटर पैदल चलना था। धीरे धीरे वो चलने लगा और रास्ते में वो सोचने लगा कि मैं अगर कुश्ती जीत जाऊं तो 5 रुपए की तम्बाकू तो ज़रूर लेके जाऊंगा, और यदि ज़्यादा पैसे मिले तो घर के लिए कुछ मिठाई भी ले लूँगा और कुछ घर का सामान भी लेता जाऊंगा। बस उसके मन में यही उधेड़-बुन चलती जा रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पर कुश्ती का आयोजन स्थल पर पहुँचा, वहाँ पर बहुत भीड़ देखी और वहाँ जो कुश्ती लड़ने बड़े बड़े पहलवान आ रहे थे उनको देखा तो उसको लगने लगा कि इतने बड़े बड़े पहलवानों के बीच में मैं भला कहाँ कुश्ती जीत पाऊँगा। मैं कोई यूँ को पेशेवर कुश्ती वाला तो हूँ नहीं, कोई पहलवान तो हूँ नहीं। मैं तो एक कलाबाज आदमी हूँ, अपनी कलाओं को दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता हूँ। मेरा काम कुश्ती लड़ना तो है नहीं। तो मन ही मन उसके मन में कुछ शंकाएँ आने लगीं और सोचने लगा कि चलो कोई मुझे ज़्यादा बड़ी कुश्ती ना मिले तो कम से कम ऐसी कोई कुश्ती मिल जाए जिससे कि मैं 5 रुपये मिल जाए और मैं अपने बाबूजी की तम्बाकू ज़रूर लेके जाऊं। नहीं तो शाम को घर जाऊंगा तो बाबूजी इंतज़ार कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर वो देखने लगा क्या कुछ माहौल है, कैसे लोग आ रहे हैं, किससे कुश्ती लड़ूं, कम से कम 5 रुपये कमा लूँ। तो शुरुआत में जो कुश्तियाँ होती हैं इन बड़े आयोजनों में उस समय 1-2 रुपये ही मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुश्तियाँ आगे बढ़ती, बड़े पहलवान आते तो ये राशि 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये तक हो जाया करती थी।
और जो आखिरी कुश्ती होती है जिसको झंडा बोलते हैं, वो 20-25 रुपए की हुआ करती थी। खैर इतना बड़ा पहलवान नहीं था कि वो आखिरी कुश्ती लड़ सके। सुभाष ने सोचा कि जैसे ही कोई 10-12 रुपए की कुश्ती आएगी तो मैं उस कुश्ती को लड़ लूँगा, और 10-12 रुपये मिल गए तो 5 रुपये की बाबूजी की तम्बाकू आ जाएगी, और बाकी कुछ घर का सामान मिठाई वगैरह ले लूँगा, और कुछ मेरे खर्चे के लिए हो जाएंगे। यही सोचकर वो इंतज़ार कर रहा था कि एक कस्बा है सिरसागंज, उसी के पास में ही एक गांव है छोटा सेंधावली। वहाँ का एक पहलवान था और उसका नाम था कालू, और वो कुश्तियाँ लड़ने आता था, पेशेवर था और काफ़ी कुश्तियाँ जीत भी चुका था। तो वो जैसे ही मैदान में निकल के आया तो उसके गांव वालों ने इनाम बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उससे लड़ने वाला कोई आ नहीं रहा था। तो 2 रुपये से इनाम स्टार्ट होकर 3 रुपये किए गए, 4 रुपये किए गए कि इस पहलवान पे इनाम 4 रुपये, कोई भी कुश्ती लड़े 5 रुपये हो गए। जैसे ही 5 रुपये हुए ना, सुभाष की आंखों में चमक आ गई कि चलो मैं इसको हरा सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं 5 रुपये जीत सकता हूँ। क्योंकि उसको कम से कम 5 रुपये चाहिए थे, इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैं अब इससे कुश्ती लड़ूंगा। तो जैसे ही जाने को हुआ तो इनाम और बढ़ रही थी, तो उसने कहा और ठहर जाऊँ, क्या पता कुछ और इनाम बढ़ जाए। 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये होते होते इनाम की राशि 12 रुपये पहुँच गई। सुभाष बड़ा खुश हो गया और सुभाष गया, उससे कुश्ती मांगी, हाथ मिलाया और तय हो गई। कालू सोच रहा था कि मैं इसको आराम से हरा दूंगा, लेकिन सुभाष के मन में कहीं ये विश्वास था कि इसको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। सुभाष तैयार हुआ, लंगोट वगैरह बांधी और फुर्ती चपलता से जैसे ही गुलाटियाँ खाता हुआ मैदान के बीच में गया, तो सामने वाला पहलवान उसकी जो गुलाटियाँ चपलता शरीर की देखकर आधी कुश्ती तो वहीं हार जाया करता था। और सुभाष की ये आदत थी कि जब वो कुश्ती बांधने जाता, यानी तय करने जाता उससे, तब तो नॉर्मल रहता था, और जब वो कुश्ती बांध कर डन हो जाती तो वापस आता तो कई गुलाटियाँ मारता, खुश होता। उसको लगता कि ये पहलवान को लग रहा है कि मुझे आराम से हरा देगा। और फिर जब लड़ने जाता लंगोट बांध के, तब भी कई गुलाटियाँ खा करके वो मैदान में जाता था। तो ना सिर्फ देखने वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे, यार ये कैसा पहलवान है, कई बंदर की तरह गुलाटियाँ खा रहा है, कई ऊंची जंप मार रहा है, भाई इससे कौन जीत पाएगा। तो सामने वाला जो उससे कुश्ती लड़ने वाला होता था ना, आधी कुश्ती तो वहीं हार जाता था, नहीं सरेंडर कर देता था। और उस कालू ने भी सरेंडर कर ही दिया था। कालू सोच रहा यार इससे जीतना मेरे बस की बात नहीं है, और ये कहाँ से आ गया, मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, और मेरे से तो बहुत गलती हो गई इससे कुश्ती लेकर के। खैर एक बार तय हो जाती थी, हाथ मिला लिया तो कुश्ती लड़नी ही पड़ती थी। ये कुश्ती जो होती है आयोजन करता होते हैं, उसका ये नियम होता है। यदि कुश्ती छोड़ के कोई भागता है तो उसकी बड़ी बेइज्जती होती है और उसको एक यूँ कहें कि कायर व्यक्ति माना जाता है, इसलिए कुश्ती छोड़ने का तो किसी के लिए सवाल ही नहीं था। खैर बीच मैदान में दोनों पहुँचे, कुश्ती शुरू हुई। अब उसकी चपलता के आगे कालू की एक नहीं चल रही थी। कालू बार बार दाव लगाए जा रहा था, और सुभाष तो ऐसा लग रहा था इससे खेल रहा है, यानी इसको जब चाहे पटकनी देकर हरा सकता है। लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहता था कि मुझे कितनी कलाएं आती हैं। तो सुभाष कई उसके जो दाव थे उसको फेल करता जा रहा था, और हर दाव से चपलतापूर्वक कभी जंप मार के, कभी अपनी शारीरिक चपलता से निकल जाता था। कालू सोच रहा था कि भाई इससे मेरे बस की बात नहीं है, और वो भी सरेंडर कर चुका था कि भाई अब मैं इस कुश्ती को हार जाऊं और इस पीछा छुड़ा लूं, बस यही सोच करके वो कुश्ती लड़ रहा था। लेकिन सुभाष चाहता था ये मेरे साथ रहे और जो देखने वाले हैं उनका और मनोरंजन हो। यानी सुभाष उसके खेल रहा था, लोगों को खिला रहा था, आनंद ले रहा था बड़ा। सुभाष को विश्वास हो गया था कि मैं उसके जब चाहे पटकनी दे करके और ये मुकाबला जीत सकता हूँ, यही सोच रहा था। और अचानक से सुभाष के दिमाग में एक ख्याल आया, और उसी दरमियान जो कालू पहलवान था उसके सारे दाव फेल हो चुके थे, एक आखिरी दाव बचा था। कालू ने कहा ये और लगा के देख लेता हूँ, और नहीं तो
आखिरी में मैं सरेंडर करके कुश्ती हार के मैं बाहर चला जाऊंगा। जैसे ही उसने दांव लगाया आखिरी, उसी क्षण सुभाष के मन में ख्याल आया और उसके सामने उसके बाबूजी की तस्वीर आ गई कि बाबूजी की कहीं तम्बाकू ना भूल जाऊं मैं। और इतने ही क्षण में उसका दाव लगा और सुभाष एकदम ज़मीन पर चित्त हो गया, यानी उसकी पीठ पूरी ज़मीन से टच हो चुकी थी। लोग आश्चर्य में पड़ गए। कालू पहलवान खुद आश्चर्य में था कि ये क्या हो गया। सुभाष के तो मानो होश ही उड़ गए थे, उसकी तो जान ही निकल गई थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया। खैर पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया कि अभी जो इतनी फुर्ती दिखा रहा था कि अचानक से ये चित्त कैसे हो गया, यानी पीठ के बल ये ज़मीन पे कैसे गिर गया। कई मन में सवाल आ रहे थे कि कहीं जानबूझ के तो नहीं हारा, कहीं इनकी मिली भगत तो नहीं है, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुकाबला तो मुकाबला होता है। सुभाष हार चुका था और जो कालू पहलवान था उसके साथ ही मैदान के बीच में आए, उसको कंधे पर उठा लिया। मैदान के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सुभाष बीच मैदान में घुटनों के बल बैठ गया था। बस उसको तो एक ही बात खाई जा रही थी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। दरवाजे पर बाबूजी बैठे होंगे, उनको क्या जवाब दूंगा। पूछेंगे बेटा तम्बाकू लाया है, तो मैं घर में एंट्री कैसे करूंगा। बड़ा अफसोस, क्या करूं। अब तो और कुश्तियां भी नहीं हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है कि अब दंगल समाप्ति की ओर जा रहा है। बड़ा अफसोस। लेकिन कालू पहलवान उछल उछल करके मैदान के चक्कर लगा रहा था। लोग इनाम दे रहे थे कि आपने एक ऐसे पहलवान को हराया है जिसको हराना लगभग असंभव लग रहा था। लोग उसको पैसे दे रहे थे, दोनों मुट्ठियों में उसके पैसे भरे पड़े थे। और घूम के जब वो बीच मैदान में वापस आया तो सुभाष ज़मीन पर बैठा था। उसने सुभाष को उठाया, पूछा भाई मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, ये बताओ कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं ये कुश्ती जीत पाऊँगा, लेकिन मेरे जीतने का सवाल नहीं है, सवाल ये कुश्ती तुम हार कैसे गए। सुभाष का मन उदास था कि यार छोड़ो, आप जीत गए हो, आप एंजॉय करो, मेरी कहानी छोड़ो, मैं कैसे हार गया। हार गया तो हार गया बस। उसका नहीं भाई, तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तुम्हें अफसोस मुझे रह जाएगा कि जो मुकाबला मैं कभी जीत नहीं सकता था वो मैं जीता कैसे। जब ज़्यादा पूछा तब सुभाष ने कहा तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैदान में दोनों पहलवान बैठ गए क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था, भीड़ छटने लगी थी, मुकाबले समाप्त हो गए थे, लेकिन वो दोनों पहलवान बीच मैदान पे बैठे थे। सुभाष ने कहा भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि तू बहुत कमज़ोर है और मैं तुझे किसी भी क्षण हरा दूंगा। मैं तुझसे खेल रहा था और जब मैं कुश्ती लड़ने के लिए घर से निकला था तो बाबूजी से आशीर्वाद लेते समय बाबूजी ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर कुश्ती जीत जाओ तो 5 रुपए की मेरी तम्बाकू ले आना। कई दिनों से मैंने हुक्का नहीं पिया है, तलब के मारे मुझे नींद नहीं आती है। तो जब तुझसे कुश्ती लड़ रहा था, तूने आखिरी दाव लगाया था, उसी समय सामने मेरे बाबूजी आ गए थे। वो ख्याल आ गया था 5 रुपए के तम्बाकू का, मेरा ध्यान वहाँ चला गया और तेरा दाव लग गया और मैं चित्त हो गया, कुश्ती हार गया। कालू पहलवान ये बात सुन करके उसके होश उड़ गए और उसे लग रहा था कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया है। कालू को पता चल गया था ये कुश्ती आज अपने लिए नहीं लड़ रहा था, ये अपनी बाबूजी के 5 रुपए की तम्बाकू के लिए लड़ रहा था। कालू ने जो मुट्ठी में पैसे थे सारे उसके कदमों में डाल दिए कि भाई सुभाष ये पैसे तेरे हैं, ये कुश्ती में जीत नहीं सकता था, ये तेरे बाबूजी के पैसे हैं। सुभाष ने कहा नहीं भाई, मैं हारा हुआ पहलवान हूँ और हारे हुए पहलवान कभी किसी जीते हुए पहलवान के पैसे कैसे ले सकता है। ये जो लोग थे ना,
जीत की खुशी में तुझे देखे गए हैं। मैं एक कलाकार हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। कि नहीं नहीं भाई, तुझे पैसे लेने ही पड़ेंगे। कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता। मैं कुश्ती हारा हूँ और हारे हुए को कोई इनाम नहीं मिलता है, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। बहुत कहा कालू ने, लेकिन उसने 1 रुपया नहीं लिया। कालू ने अंत में कहा, भाई तू ये बता दे किस गांव का है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिलना भी हो जाए, कभी आऊँगा उधर तो मैं तुमसे मिलूँगा, तुम्हारे घर आऊँगा। उसी क्षण दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। सुभाष ने कहा, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, नंगला नीवरी, मेरे पिताजी का नाम है गेंदालाल। खैर कालू ने नमस्कार किया और वहाँ से चल पड़ा। सुभाष ने कपड़े झटके जैसे तैसे करके और लड़खड़ाते कदमों से बाहर आया। बाहर आकर मैदान से सोचने लगा, घर कैसे जाऊं, बाबूजी दरवाजे पर होंगे, तम्बाकू का पूछेंगे, क्या जवाब दूंगा। उसके कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूं। तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा घर, तब तक घर वाले सो जाएंगे और सुबह जब सो के उठेंगे बाबूजी पूछेंगे तम्बाकू का तो कह दूंगा थोड़ा लेट हो गया था, बाज़ार बंद हो गई, तम्बाकू नहीं ला पाए, आज ले आऊँगा और कल फिर मैं कहीं से मजदूरी वगैरह कहीं करके कुछ तम्बाकू ज़रूर ला के दे दूँगा। यही सोचकर वो धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगा। 4 किलोमीटर घर था। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से कि मैं लेट हो जाऊं। गांव में अमूमन 8 बजे तक सारे लोग सो जाते हैं, तो उसने कहा मैं अगर 9 बजे तक पहुंचूंगा तो शायद तब तक तो सारे गहरी नींद में होंगे और चुपचाप घर पे जाके मैं सो जाऊंगा। यही सोच करके वो चलने लगा और रास्ता पार करते हुए 9 बजे के आसपास जब घर पहुंचा तो घर का जो बाहर का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने चारपाई पर पिताजी हुक्का पी रहे थे। सुभाष की हिम्मत नहीं हो रही थी पिताजी से नज़रें मिलाते हुए, लेकिन जब हुक्का पे नज़र पड़ी तो उसके कदम रुक गए कि तम्बाकू नहीं थी, पिताजी आज हुक्का कैसे पी रहे हैं कई दिनों के बाद में। तो जैसे ही वो सुभाष पैर छूने के लिए पिताजी के रुका, पिताजी ने आशीर्वाद दिया, बेटा आज तुमने कमाल कर दिया, लगता बहुत बड़ी कुश्ती जीत के आए हो। सुभाष की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी क्षण पिताजी ने वो मिठाई का डब्बा सामने कर दिया, खूब सारे पैसे, देख बेटा तूने आज ये कितने इनाम जीती, कितनी बड़ी कुश्ती लड़ी थी बेटा। सुभाष की कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीछे से पोटली तम्बाकू की निकाल के दी पिताजी ने, बेटा इतनी तम्बाकू मेरे लिए भिजवा दी, ये तो 2-3 महीने ख़त्म नहीं होगी। बेटा मेरा बहुत अच्छा है, मैंने कहा था ना मेरा बेटा हार नहीं सकता, ज़रूर जीतेगा, और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, मेरा बेटा आएगा। लेकिन सुभाष कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पूछने ही वाला था कि पिताजी ये सब, हाँ बेटा ये कालू पहलवान आया था, वो कह रहा था कि आज सुभाष ने एक बहुत बड़ी कुश्ती जीत ली है, क्योंकि आज उसको वहाँ पर बहुत सारे लोग उससे मिलना चाह रहे थे, उसके लिए एक कार्यक्रम रखा था, तो वो लेट आएगा, इसलिए आपके लिए इतनी सारी तम्बाकू और ये मिठाई का डब्बा और इतने सारे पैसे, ये सब सुभाष ने भेजा है। और वो मुझे देख करके और वो चला गया। इतना सुनते ही सुभाष वहीं बैठ गया, पिताजी के पैर पकड़ लिए, लेकिन कुछ मुंह से नहीं निकला और घर के अंदर गया। छत पर पहुंचा, छत पर एक खाली चारपाई पड़ी थी, वहां पर निढाल होकर लेट गया। आंख बंद करके सोचने लगा कि इस दुनिया में हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत याद करते हैं, हे ईश्वर कभी दर्शन हो जाए, लेकिन जब ईश्वर मिलता है साक्षात एक मनुष्य के रूप में तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं।
आज मुझे ईश्वर के दर्शन हुए थे उस कालू पहलवान के रूप में, लेकिन मैं पहचानने में असमर्थ रहा। यही सोचते सोचते आंखें बंद हो गईं। कब नींद आ गई कुछ उसको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी एक उस कलाकार की थी जो अपनी कला और परिवार के प्रति समर्पित था और आज भी समर्पित है। ऐसी कहानियाँ और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अब अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।